सर आपको मतलब वो कैसा लगा जब आपका वो मीम बहुत वायरल हुआ? कंफर्टेबली बिल्कुल सर, एकदम कैजुअली, किसी भी तरीके से फॉर्मल वाला चक्कर नहीं है। आशु घई, दाढ़ी वाले सर, आशु सर, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। दर्शकों से बात करते हुए शुरू करता हूँ। मेरे एक टीचर हुए प्रोफेसर अनिल सतगोपाल। ही वॉज प्रोफेसर इन MIT। इनफैक्ट MIT से वो PhD करके आए और जब दिल्ली पहुँचे तो MIT से उनके पास विकल्प था कि वो वहाँ पढ़ाते, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, वो भारत वापस आएंगे। और भारत वापस आकर वो पहुँचे होशंगाबाद नाम की एक जगह पर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहाँ उन लोगों ने होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसका काम था कि पहली से 5वीं 7वीं 8वीं तक के बच्चों को रोचक तरीके से विज्ञान सिखाना। ये वो प्रोफेसर हैं जो कि होशंगाबाद पहुंचते हैं, प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते हैं, वहाँ के स्थानीय तरीकों से, एक्सपेरिमेंटल तरीके। और ये वही वो है जो बाद में जाकर, अगर आपको याद हो, प्रोफेसर यशपाल जब टर्निंग पॉइंट नाम का एक टेलीविज़न प्रोग्राम चलाते थे जिसमें विज्ञान को अलग अलग एक्सपेरिमेंट से समझाया जाता था। मैं जब आशु आपके इन वीडियोस को देख रहा था, समझ रहा था, तो मुझे बार बार ये वाला जो होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम और बाद में टर्निंग पॉइंट जो प्रोफेसर यशपाल का कार्यक्रम था, वो याद आ रहा था कि पहली बार मैं देख रहा था कि कोई मास लेवल पर विज्ञान को पढ़ाने के लिए, साइंस को पढ़ाने के लिए ऐसे रोचक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि ऐसे अचानक कैसे, मतलब मैं जितना आपके बारे में पढ़ा है, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता जिससे लगे कि आप तो MIT भी नहीं गए थे। आपको तो प्रोफेसर अनिल सतगोपाल की तरह 3 नोबेल लॉरिएट ने पढ़ाया भी नहीं था। साइंस की लोकप्रियता का कीड़ा अचानक आपको काटा होगा, ऐसा भी कोई कारण नहीं दिखाई देता। फिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि ये किया जा सकता है? सर आपने जो भी कहानी सुनाई और मेरी कहानी में एक चीज़ कॉमन है, वो है MIT। अच्छा। हाँ जी। हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया आज से लगभग 16 साल पहले। मेरी उम्र है 32। तो जब मैं खुद 11th में था तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मेरे से छोटे बच्चों को। तो शुरू में बच्चे आते थे, थोड़ा कम आते थे, हमारे पास वाले इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा जाते थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या यूनिक करें कि हमारे पास बच्चे ज़्यादा आएँ। या फिर मैंने जो पढ़ाई करी थी अपने स्कूल्स में, मुझे लगता था कि बच्चों को अगर उस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो उनके चेहरे पे कोई सेटिस्फैक्शन मुझे दिख नहीं रही थी। वो बस आते थे, पढ़ के चले जाते थे घर पे। उस वक्त यूट्यूब बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। मेरे पास एक सिम थी रिलायंस की, जिसमें इंटरनेट फ्री था। वो एक्चुअली कोई इलीगल सिम थी। तो मैंने उस पर सर्च किया यूट्यूब पे कि ये टॉपिक पढ़ाते कैसे। तो इंडियन में कोई ऐसे टीचर मुझे नहीं दिखे जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हूँ। तो मुझे MIT के एक प्रोफेसर दिखे, वॉल्टर लुइन सर। और मैं लगभग हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में, हर TEDx में मैंने उनका नाम लिया है, क्योंकि वो मेरे लिए एक गुरु हैं, मतलब मेरे गुरु ही हैं वो। तो मैंने उनका लेक्चर देखा, उनका 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर था, और मैंने शायद 10 सेकेंड भी स्किप नहीं किया होगा। और मैं बिना किसी ब्रेक के वो लेक्चर देखता रहा। मुझे सारा टॉपिक पहले से आता था, बट फिर भी मैं देख रहा था, क्योंकि वो बीच बीच में एक्सपेरिमेंट्स करा रहे थे। बच्चों के चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन थी कि कितना मज़ा आ रहा है उनको कुछ नया समझते हुए। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसी तरीके से पढ़ाना है। मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये तरीका यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा, बच्चे तुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वाले इसके, तो इतनी मेहनत और एफर्ट मारेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे पढ़ाना है। तो उनका एक बहुत वायरल एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई भी साइंस का बच्चा यहाँ आए तो वो जानता होगा। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर एक बॉलिंग बॉल का एक्सपेरिमेंट किया और बॉलिंग बॉल को ऑसिलेट करवाया अपने फेस के पास लाकर। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये करना है। मैं शॉप पे गया, मैंने बॉलिंग बॉल पूछी उनसे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बताए। इतनी तो फीस भी नहीं थी जो हम बच्चों से लेते थे। तो पेरेंट्स ने मना कर दिया। मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने अकेडमी को फाउंड किया था हमारी, उन्होंने भी मना कर दिया। तो मुझे था कि नहीं, मुझे कराना है। मैं अपने घर की छत पे गया, मैंने पानी की टंकी में से जो लेवल मैच करने की बॉल होती है उसको निकाल लिया, उसमें छेद करके मिट्टी भरी, और मंदिर में से जो हाथ में बांधने वाला धागा होता है उसको लटका के पेंडुलम तैयार कर लिया। मुझे लगा था कि बच्चे मजाक उड़ाएंगे। 9th के बच्चे थे, वर्क एनर्जी चैप्टर चल रहा था। जब मैंने बोर्ड पे वर्क एनर्जी पढ़ाया और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई, तो मैं सुन पा रहा था कि बच्चे क्लास के बाद बोल रहे थे कि मज़ा आ गया।
उनके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन थी कि आज हम कुछ नया सीख के गए। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि हमने पेरेंट्स को बताया कि क्या हुआ। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसी ट्रैक पे चलना ये है, चलेगा। और वहाँ मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं कुछ भी नया, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा जो बच्चे ना कर सकें। आप मेरी 500 वीडियोस होंगी इंटरनेट पे, मैंने एक भी वीडियोस ऐसी नहीं बनाई है जो आप अपने घर के सामान के बिना ना कर पाओ। तो हम हर चीज़ को इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा घर पे भी कर ले। This is interesting. Again, I'm going back to the होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम. होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम ने एक अपने उसके लिए एक किट बनाई थी, और उस किट में अलग अलग चीजें होती थी. तो उस किट में एक निडल थी. आपको याद होगा कि स्लाइड्स बनाने के लिए एक निडल की जरूरत पड़ती है. हाँ जी, हाँ जी, बड़ी हाँ सी जी, हाँ निडल जी, होती है ना, बिल्कुल। स्लाइड. तो एक निडल थी जो कि शायद 2 रुपए की आती थी, और वो उसके अंदर थी. एक बार ऐसा हुआ कि क्लासरूम के अंदर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक बच्चे की किट में वो निडल नहीं थी. तो अब एक्सपेरिमेंट करते समय टीचर ने कहा होशंगाबाद के उस स्कूल में कि क्या किया जाए. तो उस बच्ची ने कहा अभी रुकिए ना, और वो बाहर गई और एक बबूल का कांटा. वाह। आप समझ सकते हैं दिल्ली में बबूल का कांटा निडल से महंगा पड़ेगा, लेकिन दिल्ली पे लागू नहीं हो रहा, होशंगाबाद साइड की बात करें. वो बबूल का कांटा आया और उससे वो काम हो गया. उसके बाद होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम ने अपने किट में से उस वाह। निडल को हटा दिया और उसकी जगह पर बबूल का कांटा लिख दिया. वास्तव में जब हम स्थानीय चीज़ों से, लोकली इजीली अवेलेबल चीज़ों से विज्ञान पढ़ा पाते हैं तो उसका एक अलग Exactly, sir. उसका प्रभाव होता है, और आप इसको बड़े पैमाने पर कर पा रहे हैं. इसलिए एक तो मैं आपको साधुवाद, लेकिन साथ ही ये बताइए कि इसके पीछे जाहिर है कि केवल साइंस पॉपुलराइजेशन तो एक वजह नहीं थी. आपके लिए एक रोजगार भी था. यस। और रोजगार था तो स्वाभाविक है कि आप चाहते थे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी आएं, उनसे कुछ बेसिक फीस मिलेगी और उससे कुछ आगे बढ़ेगा काम. इस यूट्यूब इसमें क्या भूमिका अदा करती है? क्योंकि यूट्यूब अब क्या आपके रेवेन्यू का मेन सोर्स है कि आप, क्योंकि वहाँ से तो कोई फीस उस तरीके से डायरेक्ट मिलती नहीं थी, तो शुरुआत में कैसे किया फिर? सर, यूट्यूब पे आने का भी एक अलग जर्नी रही, क्योंकि हम लोगों ने अपने ऑफलाइन सेंटर्स को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया था. लाइक ऐसा हो गया था कि अब हम उसको ऑटोमेशन पर डाल देंगे और अब हम जीवन एंजॉय करेंगे. फिर लाइफ ने एक सेटबैक दिया. मतलब बहुत बड़ा लॉस हो गया हमारी फैमिली को, जिसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, हमें काम वापस से करते रहना होगा. तो मेरा जो कंटेंट था, मैं क्लास में मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था और उसको शूट करता था, पर कहीं पर डालता नहीं था. अच्छा, आपके पास रिकॉर्डेड थे, लेकिन रिकॉर्डेड आप थे. उसको वीडियो में नहीं डालते थे? इंस्टाग्राम पे मेरा एक प्राइवेट अकाउंट था जहाँ मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, स्टूडेंट्स देखते थे बस. तो वो पब्लिक भी नहीं था. तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि यूट्यूब, हम लोगों को बहुत बड़ा सेटबैक मिला, मतलब हमारे घर जो है वो सेल आउट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला एक दिन कि आपका जो इतना सारा कंटेंट है, यूट्यूब पे एक नया फीचर आया है यूट्यूब शॉर्ट्स करके, तो आप वहाँ पे डाल दो. तो मैंने उसको मना किया. मैंने कहा नहीं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत कैजुअली पढ़ाता हूँ, मतलब बहुत फ़नी बहुत फ़नी वे में पढ़ाता हूँ. तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ऑडियंस जो है वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी ये सब, कि ये कैसा टीचर है जो बच्चों के साथ इतना फ्रैंक है और कभी कभार बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है. तो उसने मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार बोला, मैंने नहीं डाला. फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि फ़ोन दो, मैं डाल देती हूँ. तो मैंने कहा नहीं, मैं डाल देता हूँ. मुझे याद है आज भी कि मैंने 3 शॉट्स लगातार डाले थे और मैंने उन शॉट्स के नीचे अपना पर्सनल नंबर डाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद 100 लोग देख लेंगे, 200 लोग देख लेंगे. आई गेस 2 to 3 डेज़ बाद मेरे फ़ोन्स पे बहुत सारे कॉल आने लग गए, मैसेज आने लग गए. मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ. फिर एकदम से मुझे हिट किया कि मैंने अपना नंबर कहाँ डाला है. मैं यूट्यूब स्टूडियो में गया और देखा उन 3 में से 2 शॉट्स 12-13 मिलियन पार कर चुके थे. तो मुझे लगा इनिशियली कि वीडियो वायरल तो किसी की भी हो जाती हैं. तो मैं कमेंट्स में गया, कमेंट में जाके देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स थे, मोस्टली कमेंट पॉजिटिव थे. तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब यहाँ पे कंटेंट रेगुलरली डालते रहना होगा. और आज आई गेस 3 साल हो गए हैं और हमने एक भी दिन शायद मिस नहीं किया है और हम रोज़ कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहे हैं. हमारा मेन इनकम सोर्स यूट्यूब नहीं है. हमारे यूट्यूब एडसेंस से जो पैसा आता है वो ना के बराबर है. और एग्ज़ाम्स के दिनों में तो हम मोनेटाइजेशन ऑफ भी कर देते हैं ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो. अच्छा. क्योंकि बहुत सारी एड्स आती हैं लेक्चर्स के बीच में. हमारा मेन इनकम सोर्स हमारा ऑफलाइन सेंटर है और हम यूट्यूब से बच्चों को पढ़ा के फिर पेड बैचेस में जब लेके आते हैं. हमारा साइंस एंड फन का ऐप है जहाँ से बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं. तो वो हमारा मेन इनकम सोर्स है. बट यूट्यूब पे आने का कारण अगेन वही था कि सेटबैक आया, शायद एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट होगा, ये सोचते हुए
हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया था। एक टीचर होने के नाते मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ और हम लोग हमेशा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की डिबेट में रहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ाना चाहिए? क्या ऑनलाइन ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट है या नहीं? खास तौर से कोविड के बाद ये बड़े पैमाने पर बात चली है। आपकी अपनी इस बारे में क्या राय है कि इन दो दुनियाओं को आप कहाँ जुड़ते देखते हैं और कहाँ आपको लगता है कि नहीं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें शायद ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेहतर है? सर दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं मुझे लगता है। जैसे ऑफलाइन में हम जो फ़ीस चार्ज करते हैं वो 20x है, क्योंकि वहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती हैं, बच्चा रोज़ हमसे मिलता है, आके पर्सनल डाउट ले सकता है। लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सर ऑनलाइन में 2 प्रकार के कोर्सेज़ होते हैं लोगों के, हमारा नहीं है। एक होता है जहाँ पे वो बहुत लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइक 20-30, और वहाँ पे बच्चा टीचर से 1 to 1 बात कर सकता है। ये ऐसे जैसे ज़ूम पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। ठीक है। लेकिन हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो 1500 रुपीज़ के हैं पूरे साल के। जैसे आप केवल 1500 रुपए की फीस लेते हैं, बच्चों को पूरे साल एक्सेस मिलती है। यस, 4 टीचर ऑनलाइन आके रोज़ पढ़ाते हैं सिर्फ 1500 रुपीज़ में। और ये जो रोज क्लास होती है ये ऑनलाइन लाइव होती है? ऑनलाइन लाइव होती है, और लाइव अगर नहीं अटेंड कर पाए तो उसका उसकी रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग मिलती है। हाँ जी सर। और ये 1500 रुपए में पूरे साल में लगभग कितनी कक्षाएं आप दे देते हैं? सर पूरा साल ही होती है, लाइक 300 से ऊपर। 300 हाँ क्लासेस, जी, इससे ऊपर ही 1500 होती है रुपए। सर। हाँ जी सर। इसका मतलब ये एक अलग किस्म का रेवेन्यू मॉडल है जिसमें कि आपको Exactly. बहुत बड़ी वॉल्यूम चाहिए तभी बिल्कुल आप ये सर। सस्टेन कर पाएगा। तो ये काम करता है? बिल्कुल सर बिल्कुल कर रहा है। और यही मैं बताना चाह रहा था कि अब इससे नुकसान ही होते हैं कि हम 1 to 1 बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगर चैट चल रही है तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, इनिशियली हमको हिंड्रेंस कहाँ पैदा हुई, हम डाउट नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा आइडिया लगाया कि क्यों ना इन क्लासेस को हाइब्रिड मॉडल पे चलाया जाए। हाइब्रिड मीन्स कि हमने हमारे ऑफलाइन सेटअप में ही उसी को लाइव दे ऑनलाइन दे दिया लाइव। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, जो ऑफलाइन में बच्चों के, सर देखो मुझे लगता है कि अगर एक चैप्टर चल रहा है तो एक एवरेज बच्चे के डाउट्स कॉमन होते हैं। तो जो बच्चा ऑफलाइन में डाउट पूछता है जनरली वही ऑनलाइन वालों डाउट को भी सब ऑनलाइन के भी होते हैं। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो एक फ़ायदा ऑनलाइन वालों को ये मिला कि ऑफलाइन का टच मिला, बच्चों की आवाज़ आती है उसके अंदर। एक बड़ा अच्छा एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको कि हमारे पास ना इनिशियली बहुत सस्ता माइक था, उसमें बहुत नॉइज़ आती थी, बच्चों की भी आती थी, बच्चे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे हमारा सेटअप बिल्ड हुआ, हम लोगों ने महंगे माइक खरीदे, उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन थी। तो हमने एक दिन महंगे माइक से क्लास ली। तो हमारे माइक वाइक ये जो आया हुआ ये ऑपरेट करता है। तो हमारे कमेंट्स भर गए कि बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, हमें फील नहीं आ रही, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम एक बंद कमरे में हैं। तो वहाँ मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कि जो ऑनलाइन का बच्चा है उसको ऐसा लग रहा है कि वो ऑफलाइन में बैठा हुआ है। तो फिर हमने अपनी नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ किया और बच्चों का उनको शोर वापस से सुनाई दिया। तो ये एक फ़ायदा है कि हम बहुत बड़े स्केल लेकिन पे। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। आपने इस बात को महसूस किया कि अगर बिल्कुल आप सर। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आप एक साथ 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों तक पहुंच रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे में आपके मुंह से कुछ निकल जाए, आप कोई कुछ गलत हो जाए तो बाद में तो आप उसको स्टूडियो में शायद एडिट कर लेंगे, लेकिन उस समय तो जो डैमेज इज डन, हुआ कभी? सर बहुत बार हुआ है ये एक्चुअली सर। मेरी कुछ रील्स वायरल हुई हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं। मतलब हमारे चैनल का नाम साइंस एंड फन इसलिए है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स तो करते ही हैं लेकिन बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हैं हम लोग। मतलब ये मेरा नेचर है, मैं जान के ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसा ही हूँ। तो उस वे में जब हम लोग नहीं थे उतना फेमस, हमारी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, तो हम बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं थे, हम कुछ भी बोल देते थे। लेकिन जब हमारी वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू हो गए तो हमें समझ में आ गया कि हमें बहुत ठहराव लाना होगा। बट मुझे लगा कि इससे मैं अपनी पहचान खो रहा हूँ, तो मैंने सोचना समझना बहुत कम कर दिया और उस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली जिसकी वजह से बहुत सारी वीडियोस कट के निकली। जैसे एक मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैं एक ग्रेविटेशन चैप्टर समझा रहा था क्लास में। तो अर्थ के ऊपर मुझे एक बच्चा बनाना था। तो अब हम बच्चे को स्टिक डायग्राम से कैसे बनाते हैं, ऊपर एक गोला, एक डंडा, साइड में 2 हाथ और 2 पैर। तो मैंने गलती से 3 डंडे बना दिए थे नीचे तो मुझे ये ध्यान, तो अब मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं ये बोल रहा था अरे यार ये गलती से तीसरा डंडा कहाँ से आ गया। तो मैंने बस इतना बोला और वो फिर मैं आगे बढ़ गया। तो वो वीडियो बच्चों ने काट के
निकाली। शरारत कर। हाँ, और अगेन मुझे सर ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे इंटेंशंस वहाँ पे बुरे नहीं थे। मतलब मैं वायरल होने के लिए वो नहीं बोला मैंने बोला क्योंकि मेरे मन में आया कि मैंने बोल दूँ। तो वो कट के रील वायरल हुई, ऐसी बहुत सारी हुई हैं जिसकी वजह से बस मुझे ये लगता है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा गलत ना बोल दूँ। जैसे एक बार मैं IIT इंदौर में टेडेक्स दे रहा था, तो मुझसे पहले एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर की टेडेक्स थी, तो वो साइबर क्राइम के ऊपर टेडेक्स दे रहे थे। तो मैं टेडेक्स में जब पीछे जा रहा था तो मेरे मन में ना एक जोक था उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने टेडेक्स दिया था कि आप अगर किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं बार बार तो ये क्राइम है। अगर वो स्टॉकिंग में आ जाए। तो मैंने उनसे मेरे को एक जोक आया, तो मैंने उनसे बैक स्टेज पे जाके पूछा टीम से कि मुझे सर के ऊपर ना एक फ़नी बात आ रही है, तो मैं क्या मार दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। पर पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैं स्टेज पे गया, मुझे सामने वही दिख रहे थे बार तो मेरे मन में आया और फिर मैंने वो जोक क्रैक कर दिया। तो सब हंसे, सबको अच्छा लगा, बट सर के चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको बुरा लगा है। तो फिर जब हम लोग स्टेज से उतरे तो उनकी पूरी टीम एक गोल्फ कार्ट में बैठ के मेरी तरफ आ रही थी, उनके हाथ में बंदूकें थी, वो तो उनकी सिक्योरिटी थी। तो तो मैं अपने ब्रदर के साथ गया हुआ था, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे बस जेल मत जाने देना। तो वो मेरे पास आए, उनमें से 2 लोगों ने कैमरा ऑन किया, उन्होंने कहा हम आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा बच्चा आपकी बहुत वीडियोस देखता है। तो मुझे लगा कि सब कुछ सॉर्टेड है। फिर मैं घर पहुंचा, 2 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि सर बहुत गुस्सा हुए हैं, आपको एक सॉरी लेटर लिखना पड़ेगा। तो मुझे डर लगता है कभी कभार कि मैं इन सब चीज़ों की वजह से कहीं जेल ना चला जाऊँ, क्योंकि मैं कभी कभार थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। हालांकि इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये सवाल मुझसे भी पूछा जाता है लेकिन आप पर भी बनेगा कि एज अ टीचर हम लोग कभी भी पब्लिक पर्सनालिटी, पब्लिक फिगर बनने के लिए पैदा हुए लोग नहीं थे। हम लोगों को अपने क्लासरूम और उसके टीचर, उसके बच्चों की जो वैलिडेशन थी, उनकी जो प्यार था, उतना हम लोगों के लिए सामान्यतः काफ़ी था। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया आने के बाद ये हमारे हाथ से निकल गई बात यस है। सर। अब लोग हमें पहचानते हैं, आपको ज़्यादा पहचानते हैं, थोड़ा बहुत मुझे पहचानते अरे होंगे, सर, लेकिन आपको लाखों लोग पहचानते हैं। आप जब निकलते हैं तो आपको पहचाना जाता है। इस लोकप्रियता ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है? और कहाँ आपको ये लोकप्रियता एक मुसीबत लगने लगती है? सर मुझे लगता है कि मुझे कभी ये, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे मुसीबत लगी तो ये बहुत अनफेयर होगा, जो प्यार बच्चों ने हमें दिया है। मुझे कभी ये मुसीबत तो नहीं लगी। मुझे हमेशा अच्छा ही लगा है जब लोग मुझे मिलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मामूली से टीचर को इतना प्यार मिला। हम लोग फाइनेंशियली बात कर लीजिए, इकोनॉमिकली बात कर लीजिए, बच्चों ने हमें सब कुछ दिया है। मुझे एक सेकंड को कभी भी नहीं लगता कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है कभी कि मैं स्कूटी पे ट्रैवल करता था पहले इनिशियली, तो बहुत सारे बच्चे रोड के उस तरफ से छलांग मारते हुए आते थे। एक बार बहुत बुरा एक्सीडेंट होते बचा एक बच्चे का। मुझे याद है एक बार एक स्कूल की वैन जा रही थी, मैं हेलमेट पहन के अपने एकेडमी जा रहा था, इनिशियल डेज़ की बात है, मैं स्कूटी पे ट्रैवल करता था क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। तो एक बच्चे ने अपने वैन जो चला रहे थे ड्राइवर, उनका कॉलर पकड़ के खींच दिया कि वैन को रोको, मुझे इनसे मिलना है। तो वो देख के मेरे घर वालों ने कहा कि आपको गाड़ी पे ट्रैवल करना चाहिए अब, और अगर आप स्कूटी पे जा भी रहे हैं, किसी स्कूल वाले एरिया में जा रहे हैं। मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ मॉर्निंग में, तो एक दिन मैं किसी स्कूल के सामने साइकिलिंग करता हुआ जा रहा था, तो बच्चे एंटर कर ही रहे थे, तो वहाँ के पीटी टीचर आ गए, उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों को ऐसे नहीं ट्रैवल करना चाहिए। तो वहाँ थोड़ा सा बस लगता है कि कुछ और गलत ना हो जाए। बाकी मुझे ये प्यार बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है इसके कुछ नुकसान हैं। अगर कुछ गलत बोल देते हैं तो वो बच्चे काट के निकाल देते हैं, बट हमारे सपोर्टर्स बच्चे जो हैं, जैसे कभी कभार हमारे रील्स पे कमेंट आता है कि ये सिर्फ हंसी मजाक करते हैं क्या, लेकिन जो एक्चुअली में हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है, वो कमेंट्स में हमें डिफेंड करते हैं कि भाई कभी इनकी क्लास लेके देख, ये 1 घंटे में से सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, बाकी 59 मिनट्स देख, साइंस कभी नहीं भूलेगा। तो मुझे लगता है इसके कुछ नुकसान तो नहीं है सर। अ, एक नॉर्मल ट्रेंड रहा है, पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं, आप बता पाएंगे कि जब एक टीचर लोकप्रिय होता है, खासतौर से इस इंडस्ट्री का टीचर जिसमें कि कोचिंग है और दूसरी चीज़ें हैं, तब अचानक उसके पास बहुत बड़े-बड़े प्रस्ताव आने शुरू होते हैं कि अरे छोड़िए, हमारे पास आ जाइए, ठीक है ना? आप तो बहुत बड़ा नाम है, तो आपके साथ भी हुआ? हाँ जी सर, इनिशियली बहुत हुआ, और मैं डाउटनट नाम का एक प्लेटफॉर्म था, मैं उनके साथ जुड़ा भी था, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। बट मैंने अपने फैमिली मेम्बर से बोल दिया था कि, या मेरे ब्रदर ने भी बोल दिया था कि अगर हम डाउटनट को छोड़ेंगे हुँ। तो हम अपना ही कुछ करेंगे।
क्योंकि हम बचपन से ही अपना काम करते आ रहे हैं, अपने डिसीजंस के मालिक थे। तो ऑफ़र आए और ऐसा नहीं है कि सर मैंने उनको ऐसे ठुकरा दिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे काम को, हमें एक वैलिडेशन मिल जाती है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। चलिए दूसरी तरह से पूछते हैं, हाँ जी। आपके साथ ऐसा हुआ तो चलिए छोड़ते हैं, आपने ऐसा किया यार वो टीचर बहुत अच्छा चल रहा है बुला लेते हैं, तो कितना बोलो अपनी खाली ब्लैंक चेक फेंक करके लिख डालो अपना प्राइस। नहीं सर, ऐसा मैं आपको अगेन इसको मैं कनेक्ट करूँगा कि जब मैं डाउटनेट पे था तो हमारी वहाँ बहुत अच्छी टीम थी, मेरी उनसे बॉन्डिंग बन गई थी। तो मुझे डाउटनेट छोड़ना पड़ा किसी कारण से, तो मैंने उनके जो फाउंडर थे उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे पूरी टीम चाहिए, क्योंकि मेरी इनके साथ बॉन्डिंग बन गई है और मैं इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। बट कुछ कंडीशंस मैच नहीं हुई और मैं उनके साथ नहीं पाया। बट आफ्टर दैट कभी ऐसा नहीं हुआ। सर हमारी टीम में अगर 10 टीचर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनमें से 4 तो घर वाले ही हैं। जैसे मेरी जो वाइफ़ है वो हमारे यहाँ पे एसएसटी पढ़ाती हैं, मेरे जो ब्रदर हैं वो कॉमर्स और मैथ संभालते हैं। तो कभी ऐसा नीड नहीं हुआ कि हम किसी के पास जाके हाँ, फ्यूचर में सर पता नहीं मुझे, क्या पता क्या पता ऐसा कोई टीचर मुझे लगे कि इनके साथ अगर हम काम करेंगे तो हमको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और एग्जैक्टली अभी अगर मैं आपके पूरे सिस्टम का एक इवैल्यूएशन चाहूँ, मतलब आपके मन में क्या है, भविष्य क्या है, आप इसे आईपीओ लेकर आएंगे या फंडिंग लेंगे, आप क्या करना चाहें, व्हाट इज द फ्यूचर राइट नाउ, व्हाट इज द टिकट साइज राइट नाउ? अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, अब तो खैर बाइजू बस्ट हो गया लगभग, लेकिन उस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म कहे कि नहीं जी आपका पूरा सिस्टम हमें चाहिए, तो चेक पर कितना अमाउंट लिखा जाएगा? सर अभी 5 साल तक तो मुझे लगता है कि कोई भी अमाउंट पे मैं इसको नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ना एक सपना है कि मैं अपने जैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनसे मुझे ऑफ़र आया था और लगभग सर साइन हो गया था। बस ये था कि टर्म शीट तैयार भी हो गई थी, प्रिंट भी हो गई थी। हम बैंगलोर में थे और मुझे बस साइन करना था। साइन एक दिन के लिए टल गया, मुझे दिल्ली आना पड़ा। तो फ्लाइट में जो बदलाव मेरे ब्रदर ने जो लाए कि तू इतने पैसे का क्या करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो हमारा मन बदल गया। और अब मुझे ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा साइंस से डरे ना। सर ये बोलने के लिए नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं कितना अर्न करता हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्रदर हैं वो कॉमर्स साइड के, वो सब संभालते हैं। तो अभी हमारा बिल्कुल 5 साल तक तो ऐसा है कि आप कोई भी ऑफर लेके आएँ, हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे। कोलैबोरेशंस के लिए हम लोग रेडी हैं। अभी एनडीए की कोचिंग के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो कोलैबोरेशंस के लिए हम लोग रेडी हैं, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही सर आईपीओ की या इन सब की, तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कसम से कह रहा हूँ सर, साइंस की कसम, कभी सोचा ही नहीं है। साइंस की कसम इज सो इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट फनी बिकॉज साइंस नॉर्मली कहेगी कसम मत खाओ, लेकिन आप कहते हैं साइंस की कसम, इंटरेस्टिंग। क्योंकि लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आप चाहते हैं कि कोई बच्चा साइंस से न डरे। एक शिक्षक होने के नाते मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है और मैं इस पर आपने कहा कि गंभीरता से लिया जाए, मैं इसे गंभीरता से ही लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वे टीचर भी जो प्रोफेशनली या कमर्शियली पढ़ाते हैं उनकी भी एक निष्ठा अपने डिसिप्लिन के प्रति, अपने विषय के प्रति होती है। ये जो आपकी समझ क्या है, बच्चा विज्ञान से डरता क्यों है? सर मुझे लगता है कि जब तक साइंस के अंदर जैसे मैथ्स है या फिर एसएसटी है, ये सब्जेक्ट्स कब किसी को मुश्किल लगते हैं, जब उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं, सर आप मार्वल्स की मूवीज़ देखते हैं? कभी कभी देखिए, कभी कभी देखते हैं। बच्ची पकड़ के जबरदस्ती ले गई थी, उसका शोर मुझे समझ में कम आता है, लेकिन फिर भी हाँ। क्योंकि सर आपको वो शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसे ही मुझे लगता है कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा, आप मुझे बिना इंटरेस्ट के ABCD भी नहीं सिखा सकते अगर मैं ना चाहूँ तो बिल्कुल साइंस भी ऐसा ही एक सब्जेक्ट है। अगेन ऐसा नहीं है साइंस सबको समझाई जा सकती है, बट कोशिश की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर सर न्यूटन जी के लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जब हम किसी को न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ पढ़ा रहे होते हैं और मैं उसको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, तो वो हो सकता है अगले दिन भूल जाए। लेकिन अगर मैं उसके सामने बता दूं कि न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के बगैर आप अपनी कुर्सी से खड़े भी नहीं हो सकते, या कुछ 4-5 डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट जागने लग जाएगा। और अगर वो अपने मन में एक वाय सवाल उठाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि साइंस से डर खत्म। वॉल्टर लुईन जी कहते थे कि जो भी, अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लग रही है तो आपके टीचर एक क्रिमिनल है। ये वॉल्टर लुईन सर की लाइन है और मैं इस पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि फिजिक्स मुश्किल तो नहीं है। एटलीस्ट अगर कोई टीचर आपको फिजिक्स से प्यार नहीं करा सकता तो नफरत वाली फैक्टर को भी हटा दे। अगर मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ तो मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि बच्चा
भले मार्क्स ना स्कोर कर पाए एग्ज़ाम में, भले वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाए ना बनाए, लेकिन वो जो आज सीख के जा रहा है उसे अपने घर में अप्लाई करना शुरू कर दे। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे दौड़ रहे हैं इनको देखना शुरू करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डर लगने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये होता है जब वो चीज़, जैसे सांप है सर, हमें बचपन से बताया गया है कि सांप बहुत खतरनाक है, लेकिन जिन एरियाज़ में सांप बहुत नॉर्मली पाए जाते हैं, जिनके पेरेंट्स सांप के साथ खेलते हैं, उनके बच्चे मुझे लगता है उतना नहीं डरते हैं सांप से। तो शायद ये हमारे करिकुलम की गलती भी हो सकती है एक छोटी सी, कि उन्होंने साइंस को कभी उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। हमारे सर 11th-12th के बच्चों के केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब पूरे साल नहीं लगती सर। एग्जैक्टली, और दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। और सर मुझे थ्योरी के 5-5 लेक्चर्स लगते हैं हफ्ते में, लैब का 1 लगता है, और उसको भी बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। और सर बड़ी बहुत फ़नी बात है, हमारे जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से रिलेशनशिप नहीं है। बल्कि ये रोचक बात ये है कि हम लोगों ने इस सवाल को जहांगीरपुरी स्कूल प्रोजेक्ट के दौरान उठाया था कि विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग और थ्योरी के पीरियड अलग अलग कैसे हो सकते हैं। यस बिल्कुल। अगर आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं और उसके प्रयोगों को बाद में कभी कराएंगे या नहीं कराएंगे, तो फिर तो दोनों का ही पर्पस डिफीट हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट से ही थ्योरी की तरफ क्यों नहीं जाते, इस बात को अक्सर चर्चा की जाती है। लेकिन आपने एक और अहम सवाल उठाया जो कि मुझे नहीं पता आपने उस तरीके से देखा है नहीं, लेकिन हम लोग बाकी जगहों पर इसे इसको उठाते रहे। आपने कहा कि जब तक हम वाई सवाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, तब तक हम दरअसल चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और जिन चीज़ों से हमारा अपरिचय होता है, जिन चीज़ों से हमारा जो है वो जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है, हमें उससे डर लगता है। एग्जैक्टली। पता नहीं आपने इसे महसूस किया नहीं कि ये केवल विज्ञान पे लागू नहीं होता, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। जिंदगी पे लागू होता है, और ये उन तमाम चीज़ों पे लागू होता है जिन चीज़ों से हमें नफरत करवाई जाती है। एग्जैक्टली। अगर आप किसी भी चीज़ से नफरत करते हैं, या आपको अचानक लगता है कि आप नफरत करते हैं, किसी समुदाय से नफरत करते हैं, किसी देश से नफरत करते हैं, किसी खाने से नफरत करते हैं, सवाल पूछिए क्यों। और जब आप पूछेंगे क्यों, तब आप उसे जानने की कोशिश करेंगे, और जब आप जानेंगे तो और कुछ हो या ना हो, कम से कम नफरत समझ। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। एंड दैट इज ट्रू फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़। आम तौर पर हम लोग जिन चीज़ों के विषय में हमें कम जानकारी होती है उनसे डरते हैं। और ये केवल विज्ञान पर लागू नहीं होता, केवल गणित पे लागू नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों पर लागू होता है। अब चूंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं कि इंडस्ट्री का आकार पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये अब इतना बड़ा हो गया है कि कई बार ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बड़ा है। यस एग्जैक्टली। ठीक है ना, अपनी अमाउंट जितना पैसा इसमें है उस, और उसमें कई तरह की अजीब अजीब सी प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं। आपको एक ही टॉपर जो है वो 10 बिलबोर्ड्स पर चिपका हुआ दिखाई देगा। आप सोचिए कि अगर ये 10 कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था तो ये पढ़ कब रहा था? फिर तो रात एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहा होगा केवल। इन सब प्रैक्टिसेस को लेकर आपकी क्या समझ है, और कैसा लगता है आपको, क्या इसकी वजह क्या है? सर जैसे हमारे यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा कि टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने अभी तक की लड़ाई यूट्यूब पे ना रैपर्स के बीच में देखी थी कि एमी वे बंटाए है, किंग है, आपस में रैप बैटल कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब ये टीचर्स भी करने लग गए हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बनाई है, मैंने आज तक कभी भी काउंटर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, और अगर मेरे नाम पे कुछ व्यूज़ मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी काउंटर नहीं किया। और मैं जब कमेंट सेक्शन जाके देखता हूँ तो बच्चे ही काउंटर कर रहे होते हैं जो समझदार है, और अगर काउंटर नहीं कर रहे हैं तो मेरी वीडियो बनाने से वो समझेंगे भी नहीं। इसका ही एक रूप है कि बच्चों को ना बहकाया जाता है। अभी ना जैसे 10th का रिजल्ट आया सर, 10th के रिजल्ट में शायद आपको पता हो कोई रैंक नहीं आती है। हाँ, केवल सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं ये पता लगेगा। तो एक यूट्यूब चैनल ने बोला कि हमको रैंक 1 मिला, रैंक 2 मिला, तो मैं बहुत हंस रहा था देख के कि और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस वे में बहक भी गए कि उनको पता भी नहीं है कि 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई रैंक नहीं आती है, और पता नहीं वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं। तो उनका एक ही तरीका होता है कि वो बच्चों को अपने तरफ उस तरीके से अट्रैक्ट करें, क्योंकि इस दुनिया में आप भी जानते हैं सर कि
कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो आएगा। अगर मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर लिखा होगा कि मैंने रैंक 1 दी है, तो बहुत लोग इन्फ्लुएंस तो होंगे। क्योंकि क्या है ना, एक बच्चे के या एक माँ बाप के आंखों में एक सपना होता है कि वो एक सर्टेन पैसा बच्चे पे लगा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आगे उनको एक फ्रूट देगा। तो जब वो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 बोर्ड के बाहर देखते हैं, तो एक्चुअली में वो एक सपना खरीद रहे होते हैं इंस्टीट्यूट वाले। क्योंकि अब मैं अगर कोई रैंक नहीं दिखा रहा हूँ अपने एकेडमी के बाहर, तो उनके मन में एक शायद डाउट आएगा कि शायद क्या यहाँ से कोई रैंक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरा बच्चा अगर रैंक 1 नहीं लेके आ पाए तो लेस्ट 50, 100, 200 कहीं तो रैंक लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक डर को बेच रहे हैं, एक सपने को बेच रहे हैं, और वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने मुझे फेस पे बोला है, स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं कि देखो हमने रैंक 1 खरीद ली, या ऐसा बोला है पेपर से पहले बोला है सर देखो पेपर के बाद रैंक खरीदना ये मुझे लगता है नॉर्मल हो गया। पेपर आया, रिजल्ट आया, मैंने आपको कॉल किया कि ये रैंक आप मेरे इंस्टीट्यूट को दे दो। सर आप सोचो इस बारे में कि पेपर से पहले रैंक बिक जाती है, अब वो कैसे बिकती है? सर मतलब क्या होता है ना कि जो अनुमान लगा लेते हैं कि टॉप करेगा। नहीं सर, जैसे जो इतने बड़े कंपनीज हैं उनके कहीं ना कहीं एग्जाम्स वालों के साथ भी लिंक होता है। सर अभी आपने आपने एनवी सर का भी देखा होगा, अभी नीट का हुआ, तो ये बहुत कॉमन है सर कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा ना बोल दूं, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एक एजेंसी है और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, तो मैं आपके पास आके बोलूँगा कि मुझे इस बार रैंक 1 और 2 चाहिए, तो इसलिए मुझे ये पेपर चाहिए। और अगर पेपर नहीं मिल पेपर सकता, लीक होना या एग्जाम सेंटर को रिग कर लेना, वहां पर नकल का या दूसरी व्यवस्थाएं हो जाना, उस तरह की चीज, या फिर ये ना हो तो फिर चेकिंग या मैनिपुलेट करवा evaluation के देना, दौरान हो जाना। तो सर ये बहुत दर्दनाक है। मतलब इस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करना या सिंपैथी पाना कि वो टीचर इतने पैसे कमा रहा है उसने छोड़ दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो बच्चों का टाइम भी वेस्ट करता है। और बच्चों के दिमाग में ना सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या आती है कि उसको लगता है कि सारे टीचर्स ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और इससे सर हमारा भी नुकसान हो रहा है। सर अगर आपकी किसी फील्ड के कोई बंदा कुछ बुरा करता है तो मुझे लगता है आप पे भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ये बात तो खैर तय बात है कि अगर शिक्षक या ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक भी जगह पे कुछ लोगों को संदेह पैदा होगा तो उसका एट द एंड ऑफ द डे सबको नुकसान। बिल्कुल सर, ये तय बात है। लेकिन क्या हुआ कि आप तो एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ जो कि सरकारी कॉलेज है। ऐसा क्या हुआ कि हमें शिक्षा के साथ ये करना पड़ गया कि बिना पैसे के अब हम एक्सेल करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे समय तक तो ऐसी स्थिति थी ही नहीं। जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था हमें केवल ये बताना होता था कि किस कॉलोनी का, ये तो बाय डिफॉल्ट था कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता। एग्जैक्टली। सिर्फ ये बताया जाएगा कि मैं रूपनगर का हूँ कि शक्ति नगर, कहाँ पढ़ते हो बेटा? रूपनगर, जिसका मतलब था गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपनगर। सामान्य बात थी। लेकिन अब स्थिति ये हुई कि स्कूल भी प्राइवेट हो गए, उसके बाद भी कोचिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ी है। बड़ी रोचक बात है कि जिन स्कूल कोचिंग सेंटर्स में हम लोग देखते हैं क्लासेस होती हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे पब्लिक स्कूल से आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब वो जा भी पब्लिक स्कूल में रहे हैं, पब्लिक स्कूल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी राय ये है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। फिर पब्लिक स्कूल में जाने के बाद आपको क्यों कोचिंग सेंटर जाना पड़ रहा है? क्या, कहाँ हम भटके हैं? सर मैं आपसे इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आपके हिसाब से अगर मुझसे हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैं सेम किसी स्कूल में जाके पढ़ाने लग जाऊँगा, तो आपको लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा ट्यूशन जाएगा? ये बड़ी रोचक बात है। हम लोगों ने इस पर ईमानदारी से विचार किया और हमने पाया कि दरअसल वे केवल अच्छी गुणवत्ता के लिए नहीं जा रहे हैं। सर मुझे ये शायद एक सामाजिक बीमारी भी बन चुका है कि बच्चों को लगता है कि उनको एक फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर वे किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में नहीं जा रहे हैं, स्कूल के बाद कुछ अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं, तो दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। कोई और जा रहा है तो वो आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। ये डर, आप जैसे कह रहे हैं, ये तो डर बेचना है और सपने बेचना है। सर जैसे आप यूट्यूब से आज की डेट में क्या नहीं सीख सकते? सर हमने यूट्यूब पे इतना कंटेंट डाला हुआ है और पूरे दिल और दिमाग से डाला हुआ है कि अगर कोई बच्चा चाहे तो वो वहाँ से उतने ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है जहाँ वो मेरी ऑफलाइन आके पढ़ के या फिर मेरा पेड बैच लेके। लेकिन फिर भी सर जब मैं नया नया यूट्यूब पे आया था तो मैंने अपनी टीम को बोला कि मैं अगर पूरा चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा तो मुझसे आके पेड बैच में कौन पढ़ेगा? तो मेरी टीम ने कहा कि सर पढ़ेगा।
एक बहुत फेमस मैम है, अगर आपको पता हो, हिमांशी मैम। तो मेरी उनसे एक दिन कॉल पे बात चल रही थी। तो मैं नया नया था इस फील्ड में, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर देखो, अगर आप पेड बैच लॉन्च नहीं करोगे तो आपका बच्चा किसी और का पेड बैच तो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको तो लेना है, तो क्यों ना आप ही लॉन्च करो। द ओनली पॉइंट इज़ कि हम यूट्यूब पे फ्री में एक्सरसाइज करना सीख सकते हैं, हम यूट्यूब पे फ्री में ड्रम बजाना, बांसुरी बजाना, कुछ भी करना सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक डर है कि यार ये यूट्यूब पे जो कंटेंट है, क्या ये सही है, ये जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या ये सही पढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं उन बच्चों के मन में एक डर है कि मेरे साथ वाला ट्यूशन जा रहा है तो मुझसे आगे ना निकल जाए। बिल्कुल सही बात है, फोमो ही है सर ये, कि अगर वो ट्यूशन जा रहा है तो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। बट ये सब मुझे लगता है बकवास है। आशु, ईमानदारी से बताए, टीचर, टॉकिंग टीचर टू टीचर, हम लोग ऐसा करके बच्चों का बचपन छीन नहीं ले रहे हैं? सोच के देखिए, मतलब पता नहीं आपके समय में क्या था, पर हम बचपन में जब स्कूल जाते थे, सीखते थे, पढ़ते थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते Exactly. थे। आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है कि स्कूल जाते हैं और ट्रैफिक में फंसते हैं, उसके बाद ठीक है दिल्ली ना, के बच्चे तो घर पहुंचते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन में फंसते हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? उनके पास समय बचता है क्या? ऐसा तो नहीं कि वी आर किलिंग द चाइल्डहुड ऑफ आवर चिल्ड्रन? सर मैं इस फील्ड में बहुत साल से हूँ और मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जो बच्चों को होम स्कूलिंग कराना शुरू कर चुके हैं। आजकल ये दिल्ली में बहुत फेमस हो रहा है, जहाँ बच्चे को 8th तक स्कूल नहीं भेजा जाता और वो लोग घर पे पढ़ाते हैं जितना पढ़ा सकते हैं। आफ्टर 8th फॉर्मल एजुकेशन देनी है तो वो भेजते हैं। और बीइंग एक टीचर, सर अगर आप कभी इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स देखें, मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं बट स्टिल मुझे लगता है कि वो स्कूल में सिर्फ वो ही सीख रहे हैं जो किताबों में है। तो मैं उनको बहुत कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाऊं, लेकिन आजकल बच्चों के पास समय ही नहीं है। अगर मैं 1 घंटा निकाल भी लूँ तो वो कहता है कि नहीं मेरे को कल पेपर है। मुझे सर मेरा बेटा अभी 4 साल का है और उसका कल पेपर है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे कभी कभार तो बुरा लगता है कि उनके पास समय ही नहीं बचा है कि वो अपनी किसी एक्स्ट्रा कला को, हैबिट को समय दे पाएँ, एक शौक़ को समय दे पाएँ। चलिए, आपने कला की बात की, हम लोग लगभग आखिरी सेक्शन में इस बात को समझने के। विज्ञान तो विज्ञान है, पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाया जाना एक कला है। आप मानेंगे इस बात को? आप बहुत सारे आसपास की चीज़ों से विज्ञान सिखाते रहे हैं। अगर मैं आपको पूरा का पूरा स्टूडियो दे रहा हूँ इस समय, इतने सारे ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ से एक क्लास डेवलप कर सकते हैं कि इससे मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाना चाहूँ? बिल्कुल सर, बहुत सारे हैं। चलिए एक बताएं। जैसे कि सर वो पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल प्लीज, बिस्लेरी वाली। इसका पानी खाली कर सकते हैं आप? हाँ, एक खाली बॉटल दे दीजिए, वहाँ पर रखिए, और इसका रैपर भी उतार दें। हाँ प्लीज रैपर। या फिर और जब तक मैं आपको कुछ फ्रेम पर सेकंड के बारे में भी बता सकता हूँ मोबाइल फ़ोन से। अरे हाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल फ़ोन दे दीजिए मेरा। सर जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में ये लाइट फ्लिकर कर रही है। ठीक है, क्या आप जानते हैं इसके फ्लिकर करने का कारण क्या है? मतलब मैं तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ क्योंकि आपने पहले अंदाजा दे दिया। लेकिन सर एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो हमारी आंख जिस दर से देखेगी और जिस दर से कैमरा, मतलब मोबाइल में अंतर होगा। सर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फ़ोन वीडियो रिकॉर्ड करता है? हाँ, लेकिन वो इफेक्टिवली स्टिल करता है, बहुत तेज स्पीड में बहुत तेज स्पीड पे करता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 240 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। राइट। तो यानी वो 1 सेकंड में 240 फोटोज खींच रहा है। उनको एक साथ चला दिया, जैसे पहले एक किताब आती थी। यस एग्जैक्टली। बट ये जो लाइट है इसमें से एक्चुअली करंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं कि वो बंद हो रहा है या जल रहा है, क्योंकि हमारी आंखें 1/16 सेकंड से पहले अगर कोई चीज़ निकल जाए तो वो नहीं देख पाती। उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50, यस एग्जैक्टली सर। तो लेकिन ये जो कैमरा है, क्योंकि ये 240 फ्रेम पर सेकंड पे कैप्चर कर रहा है, हमारी आंख से बहुत ज़्यादा अंतर को देख पाए। यस सर। अब अगर हम इस बॉटल की बात कर लें तो सर जैसे अगर मैं छोटी बॉटल है क्या साइज में, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस बॉटल को दबा दूं तो, और जैसे इसमें नहीं हुआ। कोई छोटी बॉटल है क्या? कोई स्मॉल साइज नहीं, पानी की छोटी, हाँ उधर होगी, या 2 किताबें मिल जाएं, कुछ भी मिल जाए, 2 बुक्स मिल जाएं। बहुत सारी रखी हैं, प्लीज किताबें बड़ी आसानी से मिलेंगी यहाँ पर। हाँ ये भी चलेंगे। दर्शकों को बता दें कि इसमें से कुछ भी प्लान नहीं है पहले से। सर जैसे फ्रिक्शन के बारे में आपको पता होगा, अगर मैं
इन 2 पेजेस, जैसे अब ये 2 किताबें हैं, अगर मुझे इन 2 किताबों को एक दूसरे से अलग करना हो, तो आसानी से क्योंकि अभी 2 बुक्स के बीच में फ्रिक्शन है, बट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी मिनिमल। बट अगर मैं एक पेज इसका यहाँ पे डाल दूं, हम सारे तो नहीं करेंगे, बट अगर मैं इसका हम लोग बचपन में ऐसा करके फिल्म देखते थे, आपको याद है? यस सर, ऐसे यस, चलाते वो थे, नीचे वो गिरती नीचे थी, गिरती बिल्कुल। थी। बट अगर मैं इसके कुछ कुछ पेजेस ही बस लगा दूं, तो सर क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। और फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक तो है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली में इनके बीच की उसके बाद बढ़ती चली खींचेंगे जाएगी। तो मुश्किल होगा। सर मैंने इनके ऊपर बच्चों को लटका रखा है क्लास के अंदर, अच्छा। इन 2 बुक्स। अभी तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा पेजेस लगाए हैं, बट अगर आप ट्राई करें तो ये 2 किताबें, और सर इसके ऊपर मैंने छेद करके बच्चों को टंगा रखा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। राइट, गुड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर इस कमरे में जिससे हम साइंस को समझ सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। और इसके पीछे गलती मुझे लगता है बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है सोचने के लिए, या जो टीचर्स हैं उनके पास समय नहीं है। मुझसे एक बहुत बड़े प्रिंसिपल ने बड़े स्कूल के बोला कि क्या आप हमारे स्कूल में आके पढ़ाएंगे, तो मैंने उनसे बोला क्या आप पढ़ाने दोगे? मेरा पढ़ाने देखिए, दोगे? मुझसे भी बहुत बार प्रिंसिपल्स पूछते हैं, मैं जब कहते हैं कि आप हमारे बच्चों से बात कीजिए, मैं हमेशा पूछता हूँ क्या मुझे आप बच्चों से बात करने देंगे? लेकिन वो एक अलग वजह है, वो वजह विज्ञान नहीं है, वो दूसरी वजह है, क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूँ उससे बहुत सारे प्रिंसिपल डरते हैं। हाँ, इससे हो सकती है, मुझे पता नहीं। एक्चुअली बॉटल ना मैटर करती है। अब ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है, शायद इससे भी नहीं होगा। जो बिस्लेरी की बॉटल होती है ना सर, एक्चुअली होता क्या है, मैं ट्राई करता हूँ इससे। बाकी नहीं, इससे भी नहीं हो रहा। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब इस बॉटल को घुमा रहे हैं तो इसके अंदर की हवा कंप्रेस होती है, ठीक है। और जब हम एकदम से इसे खोलते हैं तो वो एकदम से एक्सपैंड होती है और हवा कंडेंस हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल में बादल बनते हैं सर। तो इसके अंदर एक बादल बन जाता है छोटा सा। ओह। हाँ जी, तो मैंने इसको वीडियोस बना रखी हैं और एक लाइव पॉडकास्ट में भी किया हुआ है, बट अभी सही बॉटल नहीं मिल रही है। अरे। तो सर एक्चुअली क्या है कि जब यहाँ से गर्म हवा ऊपर होकर एक्सपैंड होके जाती है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, हवा एक्सपैंड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बादल बन जाते हैं। तो हम बॉटल के अंदर भी बादल बना सकते हैं। अब जब मैं ये कराता हूँ और बच्चे इसको सीख के जाते हैं। मुझे बस आखिरी सवाल है, ये बताइए कि कब आपको अपने बच्चों की आंखें और चेहरा अचानक सबसे ज़्यादा हैरानी से भरा दिखा है किसी एक्सपेरिमेंट में? सर मेरे को एक बहुत हिम्मत लगी थी एक्सपेरिमेंट, उसकी बड़ी लंबी कहानी है सर, बता सकता हूँ? जी प्लीज़। सर मैंने ना एक बार क्लास में एक हीट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स के ऊपर। हाँ, वो मुड़ती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं क्लास में लाइटर ले गया था, तो उसकी ना फ्लेम बहुत कम थी। तो साइड में से एक बच्चा बोला कि सर लाइटर की ना फ्लेम साइड से बढ़ा लो। तो मैंने ये ना फ़नी वे बोला कि पकड़ा गया, और ये मेरा मीम बहुत वायरल हुआ था। तो उसमें ना कमेंट्स आए कि आप एक टीचर होके लाइटर को प्रमोट कर रहे हो। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि लाइटर प्रमोट करने का मतलब क्या है। सर मुझे याद है हमारे घर में एक बार एक साधु आए थे, उन्होंने ज्योति जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो स्मोक करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, पर लोगों को ये लगा कि मैं यहाँ पे स्मोकिंग प्रमोट कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जहाँ मैं दिखाऊँ कि स्मोकिंग के क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्लास में सिगरेट कैसे लेके चला जाऊँ। मुझे घर वालों ने बोला कि एक अच्छा आइडिया भी नहीं होगा, पर सर पता नहीं क्यों रात को मुझे लगा कि मैं सुबह उठूँगा, अपने ब्रदर के साथ जाऊँगा, सिगरेट लेके आऊँगा, क्योंकि हम तो स्मोक भी नहीं करते। वो भी एक अलग कहानी है कि हम लेके कैसे आए, और फिर मैं उसको क्लास में जला के दिखाऊँगा। तो सर जब मैंने क्लास के अंदर वो एक्सपेरिमेंट किया, हमारा सबसे वायरल एक्सपेरिमेंट में से एक है। अगर आप पूरे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे हर एक प्लेटफॉर्म को मिला लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन के ऊपर व्यूज़ होंगे उस पर। मेरी एक पहचान बन गई थी कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट, आज से 2 साल पहले। तो जब मैंने वो क्लास में किया, उसमें क्या था कि एक बॉटल में हमने सिगरेट का धुआं इकट्ठा किया, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर लगाया और उस धुएं को वहाँ से पास कराया। सिर्फ एक सिगरेट का हमने इस्तेमाल किया था वहाँ, और उससे कितना तार इकट्ठा हुआ टिश्यू पेपर पे वो मैंने दिखाया। तो जो बच्चे थे ना वो बहुत हैरान हुए
कि ये इतना नुकसानदेह है। सर बहुत सारे एमएलएज ने वो रीट्वीट किया था कि ये वीडियो चलानी चाहिए थिएटर से पहले स्मोकिंग के नुकसान को दिखाते हुए। सर पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आए कि हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलते हैं कि आपने दिल्ली के बच्चों को ये सब दिखाया। तो वो वीडियो एक्चुअली पढ़ाने से रिलेटेड थी ही नहीं, मुझे कुछ गलत प्रूफ करना था कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था, पर वो ऐसे चली जाएगी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। वो एक बड़ा अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशु, आपने बहुत विस्तार से खुले मन से चर्चा की है और आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी इसमें बहुत मज़ा आया होगा। सीखने को तो जो अब मिलता है वो मिलता ही है, लेकिन मेरे लिए बहुत एनलाइटनिंग टॉक सेम थी। सर, सेम। थैंक यू Thank you फॉर so much, बीइंग sir. इन द कैजुअल टॉक एंड आई एम श्योर विल कंटिन्यू विद सच वंडरफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच।